Hello students. Today we are starting with the chapter Kinetic Theory of Gases from competitive examination point of view, and currently we are interested in understanding gas laws. बच्चों, तो आज के सेशन में हम बहुत सारा सिनॉप्सिस गेन करने जा रहे हैं which is related to gas laws. चलिए शुरू करते हैं बच्चों. Gas laws with gas law number 1, Boyle's law. जैसा कि स्टूडेंट्स हमने आपसे कहा, राइट नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन गेनिंग सिनॉप्सिस विच इज रिलेटेड टू गैस लॉज. बॉयल्स लॉ पढ़ना है, देन हमें चार्ल्स लॉ पढ़ना है, गे-लुसाक्स लॉ पढ़ना है, एवोगाड्रोस लॉ पढ़ना है, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पढ़ना है, एंड इवन स्टूडेंट्स हमें डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ना है. तो प्लान समझा बच्चों आप लोगों को अच्छी तरीके से. इसके बाद वी विल रीच अप टू आइडियल गैस इक्वेशन. ऑलराइट, सो करंटली हम हमारा पूरा ध्यान बच्चों बॉयल्स लॉ पे देंगे. एज पर बॉयल्स लॉ स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ अ गैस is inversely proportional to pressure, but the rule is इसके दौरान हम गैस का टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते एंड हम नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज नहीं कर सकते. तो स्टूडेंट्स मैं ऐसा लिखना चाहूंगा, एज पर बॉयल्स लॉ V is inversely proportional to P. Agreed, but this is at the rate constant temperature and number of moles. Alright bachcho, so V is inversely proportional to P when temperature and number of moles are kept constant. बच्चों जब दो नंबर का रिलेशन इनवर्स होता है तो इसका मतलब होगा कि दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो कांस्टेंट होगा. दैट मीन्स मैं लिख सकता हूँ PV is equals to constant. Is it fine? That means बच्चों फॉर फर्स्ट कंडीशन हम ऐसे लिखेंगे P1 V1, राइट, एंड फॉर सेकेंड कंडीशन हम ऐसे लिखेंगे P2 V2. दिस हैज टू बी इक्वल बच्चों because the multiplication of pressure into volume has to be constant. All right, so P1 V1 will be equals to P2 V2. अब इसे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों. एक काम किया जा सकता है स्टूडेंट्स. ऑन y एक्सिस वी कैन कीप प्रेशर, ऑन x एक्सिस वी कैन कीप वॉल्यूम. दिस हैज टू बी ओरिजिन 0,0. नेक्स्ट हम एक काम कर लेंगे स्टूडेंट्स. ऑन y एक्सिस वी आर कीपिंग प्रेशर, on x-axis we are keeping reciprocal of volume. This has to be origin 0,0. Next graph students, we can do one thing over here. We can keep students P into V on y-axis, right? And on x-axis हम रख सकते हैं either pressure और volume. दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं. तो x एक्सिस पे आप प्रेशर रखो या फिर वॉल्यूम रखो चलेगा, लेकिन y एक्सिस पे कंपलसरी क्या रखना है बेटा, P into V, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम. व्हाट अबाउट दिस बच्चों, दिस हैज टू बी ओरिजिन 0,0. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो स्टूडेंट्स, वॉल्यूम एंड प्रेशर का यहाँ पर जो रिलेशन है वो इनवर्स है. प्रेशर एंड वॉल्यूम बच्चों जो रिलेशन है वो इनवर्स है. दैट मीन्स the behavior will be a rectangular hyperbola. Yes. What next? y axis पे प्रेशर है, x axis पे 1 upon वॉल्यूम है. बच्चों प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो रिलेशन है वो इनवर्स है. दैट मीन्स प्रेशर एंड रेसिप्रोकल ऑफ वॉल्यूम का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट होगा. दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर बिहेवियर विल बी a straight line passing through origin. Okay, यहाँ आते हैं बच्चों.
y एक्सिस पे pv, x एक्सिस पे आइदर p और v, बट y एक्सिस पे pv। एंड स्टूडेंट्स हम जानते हैं फॉर बॉयल्स लॉ p into v is a constant, y coordinate is a constant। अब आप ही बताइए बच्चों, y coordinate constant कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? By drawing a straight line parallel to x axis। बच्चों, a straight line is drawn parallel to x axis, that means इसका जो y coordinate है, जो p into v है, वो constant रहेगा। Okay, so this was knowledge about Boyle's law। फिनिश करिए बच्चों इसे। नेक्स्ट है हमारे पास चार्ल्स लॉ, नाम जानते हो बच्चों आप, राइट? चलिए इसको फिनिश कर लीजिए। ओके बच्चों, इसको इरेज कर सकते हैं अभी। नेक्स्ट गैस लॉ स्टूडेंट्स, सेकेंड गैस लॉ फॉर यू, चार्ल्स लॉ। बच्चों, एज पर चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज directly proportional to the absolute temperature provided हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है एंड ऑब्वियसली हमने नंबर ऑफ मोल्स को भी कांस्टेंट रखा है। सो V is directly proportional to T, no doubt, but this is at the rate constant pressure and number of moles। This is your Charles law बच्चों। V is directly proportional to T when pressure and number of moles are kept constant। Students, जब दो नंबर्स का रिलेशन डायरेक्ट होता है, मतलब उनका जो डिवीजन होगा वो कांस्टेंट होगा। सो यहाँ पर हम therefore करके लिख सकते हैं V डिवाइड बाई T will definitely be a constant, है ना बच्चों? एंड बच्चों, जब भी V by T constant है, if you take two different conditions, you can say it that way, V1 divided by T1 and बच्चों V2 divided by T2 equal होगा ना? Yes, for first condition V1 divided by T1 and for second condition V2 divided by T2, ये दोनों equal होने वाला है as per चार्ल्स लॉ। ठीक है, सो अभी स्टूडेंट्स हमें एक काम करना होगा, हमें ये सबको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने को ट्राई करना होगा। सबका मतलब होगा बेटा, मैं ये कह रहा था, हमें बहुत सारे ग्राफ्स अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी रिलेटेड अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करने हैं। ठीक है, सो वी स्टार्ट विद दिस बच्चों। ऑन वाई एक्सिस यहाँ पर मैं सोच रहा हूं मैं वॉल्यूम V रख दूं, एंड ऑन एक्स एक्सिस बच्चों मैं रख देता हूं एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी कैपिटल T। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों ये लीजिए, दिस इज ग्राफ नंबर 2। यहाँ पे बच्चों मैं y एक्सिस पे वॉल्यूम रखूंगा एंड मैं x एक्सिस पे बच्चों रेसिप्रोकल ऑफ टेम्परेचर रख दूंगा। दिस हैज टू बी ओरिजिन, दिस हैज टू बी ओरिजिन। ठीक है बच्चों, थर्ड ग्राफ नोट करिएगा आप लोग, ग्राफ नंबर 3। मुझे लगता है मजा आने वाला है आपको। यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, y एक्सिस बच्चों, x एक्सिस। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं y एक्सिस पे रखने वाला हूँ वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। y एक्सिस पे बच्चों वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, चेक करिए, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर एंड वो भी टेम्परेचर इन केल्विन। तो आपको बोलना है तो आप बोल सकते हो बच्चों, दिस इज वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑन y एक्सिस। x एक्सिस पे स्टूडेंट्स हम रख सकते हैं आइदर
वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बेटा ये स्लैश का मतलब हुआ और, समझेगा ना? एक्स एक्सिस पे या तो वॉल्यूम रखना या फिर आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर रखना। बच्चों v डिवाइड बाई टी तो कांस्टेंट है, v डिवाइड बाई टी तो कांस्टेंट है, मतलब y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है। आप ही बताइए ना बच्चों, आप y कोऑर्डिनेट को कांस्टेंट कैसे दिखा सकते हो? बाय ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू x axis। बच्चों straight line is drawn parallel to x axis, मतलब y coordinate is constant, v by t is constant। ठीक है बच्चों? so v by t is taken on y axis and volume or t taken on x axis। this has to be origin 0,0। आपको ग्राफ मिलने वाला है straight line parallel to x axis। किसकी बात हो रही है बच्चों? ये चार्ल्स लॉ रिलेटेड ग्राफ की। ओके यहाँ पे आते हैं बच्चों। फर्स्ट ग्राफ y एक्सिस पे वॉल्यूम, x एक्सिस पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो केल्विन में होना चाहिए बच्चों। जरा बताइए स्टूडेंट्स, v एंड t इन दोनों में रिलेशन कैसा है? डायरेक्ट है या फिर इनवर्स है? डायरेक्ट है। ये तो ऐसी बात हो गई स्टूडेंट्स, हम आपसे कह रहे हैं y कोऑर्डिनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x कोऑर्डिनेट, दैट मींस इट इज ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल्स टू mx। So this particular behavior is a straight line which is passing through origin, students, straight line passing through origin। okay, next graph बच्चों, दूसरा ग्राफ v versus reciprocal of t। बच्चा लो v जो है वो t के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता कि जो v होगा ना, v वो रेसिप्रोकल ऑफ टेम्परेचर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। बच्चों जो v है ना वो रेसिप्रोकल ऑफ टेम्परेचर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सो y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो बिहेवियर कैसा होगा बच्चों? अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये लीजिए बच्चों, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एंड ये जो थर्ड ग्राफ है ये तो आपने पहले ही ड्रॉ कर दिया है बच्चों, तीसरा ग्राफ। ठीक है, v by t on y axis, v और t on x axis, behavior is a straight line which is parallel to x axis। ठीक है, ओके। सो नाउ बच्चों ये जो हमने आपको फॉर्मूला दिखाया अबाउट चार्ल्स लॉ, v is directly proportional to t। बच्चों ये तो वो फॉर्मूला है जिसमें कंपलसरी हमें टेम्परेचर जो है उसे केल्विन में रखना है। Now what if you need a formula, जिसमें आपको टेम्परेचर बच्चों डिग्री सेल्सियस में जरूरत पड़ जाए। सो स्टूडेंट्स ये केल्विन वाला फॉर्मूला बिल्कुल सही है बेटा, एकदम सही है, बिल्कुल गलत नहीं है ये। लेकिन यहाँ पे v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, कैपिटल T, मतलब जो टेम्परेचर है वो केल्विन में रखना है। नाउ व्हाट इफ बच्चों यू नीड टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ डिग्री सेल्सियस बच्चों। सो स्टूडेंट्स हमें एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जिसमें हम वॉल्यूम को टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस के साथ रिलेट कर सकते हैं। पर सर कैसे रिलेट कर सकते हैं, जरा हमें भी तो बताइए बच्चों। ऐसे Vt is equals to V0 into 1 plus T divided by 273.15। yes, Vt is equals to बच्चों V0 into 1 plus T divided by 273.15। जरा ध्यान से बच्चों, 273.15 एंड यहाँ मैंने स्मॉल t लिखा है, मतलब जो टेम्परेचर है स्टूडेंट्स वो मुझे कंपलसरी डिग्री सेल्सियस में रखना होगा, कंपलसरी बच्चों। यहाँ देखो कैपिटल T टेम्परेचर इज इन टर्म्स ऑफ केल्विन बच्चों, यहाँ स्मॉल t टेम्परेचर इज इन टर्म्स ऑफ डिग्री सेल्सियस। बच्चा लोग Vt is equals to V0 multiplied by 1 plus T divided by 273.15। बच्चों कहने का सिंपल सा मतलब ये होगा, when temperature will increase because of thermal expansion, volume of the gas will also increase। आप खुद देख लो बेटा, बीच में प्लस का साइन है। आप गैस का टेम्परेचर राइज करोगे तो गैस जो है वो ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने लगेगा। जब गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो गैस का वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। ओके, लेकिन यहाँ जो मुझे कॉन्सेप्ट आप तक कन्वे करना है बच्चों, उसके लिए मैं उल्टा काम करने वाला हूँ।
मैं टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करूंगा बेटा, मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करने वाला हूं बच्चों। व्हेन टेम्परेचर विल इंक्रीज, हम अच्छे से जानते हैं, बिकॉज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन वॉल्यूम विल आल्सो इंक्रीज। आप टेम्परेचर इंक्रीज करते रहिए, वॉल्यूम इंक्रीज होता रहेगा गैस का, ठीक है। अब जैसा मैंने आपको इन्फॉर्म किया बच्चों, हमें यहाँ पे इसका रिवर्स करना है। सर रिवर्स मतलब बच्चों टेम्परेचर को डिक्रीज करना है, गैस को कूल करते जाना है, राइट। सो आप जब टेम्परेचर बच्चों गैस का डिक्रीज करोगे, गैस का वॉल्यूम भी तो डिक्रीज होगा बच्चों। आप फर्दर टेम्परेचर को डिक्रीज करो, फर्दर बच्चों वॉल्यूम डिक्रीज होगा। आप टेम्परेचर को फर्दर डिक्रीज करो, फर्दर वॉल्यूम डिक्रीज होगा। आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते रहो बच्चों, वॉल्यूम भी तो डिक्रीज होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा स्टूडेंट्स, जब गैस का वॉल्यूम हो जाएगा मिनिमम। बच्चों थेरोटिकली भी अगर आप सोचो तो वॉल्यूम कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकता। सो फॉरगेट अबाउट प्रैक्टिकली बच्चों, वॉल्यूम कभी नेगेटिव होगा बिल्कुल नहीं। सो जो मिनिमम वॉल्यूम होने वाला है बच्चों, वो हमारे लिए हो सकता है जीरो। सो इट इज क्वाइट ऑब्वियस स्टूडेंट्स, जब भी वॉल्यूम जीरो हो जाएगा उस समय जो टेम्परेचर होगा ना स्टूडेंट्स, दैट विल बी द मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर। मुझे वो टेम्परेचर फाइंड आउट करना है बच्चों, मुझे वो टेम्परेचर फाइंड आउट करना है जब भी गैस का वॉल्यूम मिनिमम यानी जीरो हो जाएगा। ओके बच्चों, अच्छी बात यह है आपके लिए कि आपके पास ऑलरेडी एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें आप टेम्परेचर एंड वॉल्यूम को रिलेट कर सकते हो। वो भी यहाँ पे जो टेम्परेचर है बच्चों, वो आपने डिग्री सेल्सियस में रखा हुआ है। Vt is equals to V0 the whole into 1 plus T divided by 273.15। So बच्चों V0 का मतलब हुआ वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, that is like initial volume, alright, and Vt का मतलब हुआ बच्चों वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस, that is like final volume। अब हमने क्या प्लान किया बच्चों, हमें वो टेम्परेचर फाइंड आउट करना है जब गैस का वॉल्यूम एकदम कम मतलब सबसे कम मतलब जीरो हो जाएगा। सो लेट्स डू वन थिंग स्टूडेंट्स, हम Vt को यानी फाइनल वॉल्यूम को जीरो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बच्चा लोग। सो वी गेट जीरो इज इक्वल्स टू V0 the whole into 1 plus T divided by 273.15। चलिए इसे रीअरेंज करते हैं बच्चों। जीरो डिवाइड बाई V0, पहले तो आप मुझे बताओ, जीरो। दिस इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स 1 प्लस T डिवाइडेड बाई 273.15 बच्चों। फर्दर सॉल्विंग दिस वी गेट -1 इज इक्वल्स टू T डिवाइडेड बाई 273.15। चलिए बच्चों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। सो यू गेट T इज इक्वल्स टू -273.15 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर का यूनिट देखो बच्चा, इट विल बी डिग्री सेल्सियस। सो टेम्परेचर विल बी -273.15 डिग्री सेल्सियस। बच्चों ये कौन सा टेम्परेचर है, जब गैस का वॉल्यूम हो जाएगा जीरो, मतलब वॉल्यूम सबसे छोटा, मतलब ये जो टेम्परेचर आपको मिला बच्चों, ये भी तो सबसे छोटा टेम्परेचर होगा, है ना। एंड दैट इज द रीजन स्टूडेंट्स, हमें एक ऐसा टेम्परेचर का स्केल कंसीडर करना होगा जो यहाँ से स्टार्ट हो, जिसका बच्चों शुरुआत का टेम्परेचर ही सबसे छोटा टेम्परेचर हो, -273.15 डिग्री सेल्सियस हो बच्चों। वो टेम्परेचर के स्केल का नाम है केल्विन स्केल। एंड स्टूडेंट्स लेट मी रिमाइंड यू, केल्विन स्केल तो इस पर्टिकुलर नंबर से स्टार्ट होगा ना, है कि नहीं। और बच्चों स्टार्टिंग तो जीरो से होगा। सो बच्चा लोग इसीलिए -273.15 डिग्री सेल्सियस को मैं बोल सकता हूँ जीरो केल्विन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो पर्टिकुलर टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने, इसे हम कहते हैं मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर। ओके,
दैट इज द रीजन स्टूडेंट्स इस टेम्परेचर का और एक नाम दिया जा सकता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, बिकॉज बच्चों आप इससे कम टेम्परेचर कभी भी अटेन कर ही नहीं सकते। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मतलब जीरो केल्विन। इसलिए बच्चों एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, शायद आपने पहले सुना हो, इन केल्विन स्केल टेम्परेचर कैन नॉट बी नेगेटिव। केल्विन स्केल में बच्चों टेम्परेचर जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि जो जीरो केल्विन होगा वही तो बच्चों मिनिमम टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर केल्विन स्केल में नेगेटिव होने का क्वेश्चन ही नहीं है बच्चों। ओके, अच्छा स्टूडेंट्स, एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर व्हाट हैपेंस, टेल मी। एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर बच्चा लोग मॉलिक्यूलर मोशन सीजेस, दैट मीन्स बच्चों स्टॉप्स। अगर आपको सीजेस नहीं समझ रहा है तो आप स्टॉप्स कह सकते हो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीरो केल्विन पे मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स यानी मॉलिक्यूलर मोशन सीजेस। ओके, अच्छा बच्चों इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपने देखा मॉलिक्यूलर मोशन सीजेस, इसीलिए बच्चों ऐसा कहा जाता है एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर द इंटरनल एनर्जी of the system becomes equals to zero। स्पेशल टेम्परेचर है बच्चों ये, कहीं आप इसे लाइटली लेने का गलती तो नहीं कर रहे हो बच्चों। एट जीरो केल्विन यानी एट -273.15 डिग्री सेल्सियस, जो दुनिया का सबसे छोटा टेम्परेचर है, इसे और एक नाम दिया जाता है बच्चों एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे होता क्या है, molecular motion stops, molecular motion ceases, and that is the reason students the internal energy of the system becomes equals to zero। okay, अब तक स्टूडेंट्स अगर आपने मेरा थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर अटेंड कर लिया है तो आपको इतना तो पता होगा दैट इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आप खुद चेक करो बेटा, टेम्परेचर जीरो है, जीरो केल्विन है, इसलिए बच्चों इंटरनल एनर्जी भी तो जीरो होगा ना। ठीक है, अब बच्चों ये जो आपने फॉर्मूला देखा है, ये Vt वाला फॉर्मूला, Vt इज इक्वल्स टू V0 द होल इनटू 1 प्लस T डिवाइडेड बाय 273.15। बच्चों आप वो वाला फॉर्मूला कंसीडर करो या फिर ये वाला, दोनों में एक बात तो कॉमन है ना, थर्मल एक्सपेंशन की हम बात कर रहे हैं ना। वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ केल्विन में है तो फॉर्मूला काफी सिंपल दिख रहा है, यहाँ डिग्री सेल्सियस में तो फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, लेकिन सॉल्व किया तो समझा भाई ये भी तो आसान है। ठीक है बच्चों, यहाँ कैपिटल टी वहां स्मॉल टी। कैपिटल टी मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है वो केल्विन में है। स्मॉल टी मतलब बच्चों टेम्परेचर इज इन डिग्री सेल्सियस। इज दैट फाइन? आपको चेक करना है बेटा, आप ही मुझे बताइए बच्चों, एज पर दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला गैस का वॉल्यूम जब जीरो होगा तो कैपिटल टी कितना होगा, जीरो होगा ना। मतलब जो केल्विन वाला टेम्परेचर है वो जीरो, मतलब एट जीरो केल्विन वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू जीरो। सही है। इस फॉर्मूला से आपने क्या चेक किया बच्चों, एट -273.15 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम जीरो है। अरे बच्चों -273.15 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या हुआ, अरे जीरो केल्विन हुआ ना। सो यू कंसीडर दिस वन और दैट वन, आपको फाइनल कंक्लूजन तो वही मिल रहा है बच्चों, राइट। सो डिपेंडिंग अपॉन द एमसीक्यू, उसका डेटा, उसका रिक्वायरमेंट, आपको दोनों में से कोई भी एक यूज करना पड़ सकता है। दोनों अच्छे से आपने समझाना बच्चों, राइट। अभी मैं प्लान कर रहा था बच्चों दैट मैं यहाँ पर ये तीन ग्राफ तो हमने आपको दिखा दिए, ठीक है। मैं ये प्लान कर रहा था बच्चों दैट ओवर हियर मैं ये जो आपने फॉर्मूला अभी भी देखा ना बच्चों, Vt इज इक्वल्स टू V0 इंटू 1 प्लस टी डिवाइडेड बाई 273.15, उस फॉर्मूला को स्टूडेंट्स हम एक ग्राफ में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, फायदा होगा इससे आपको। ये लीजिए बच्चों, एक्स एक्सिस,
वाई एक्सिस बच्चों, ठीक है। ऑन एक्स एक्सिस स्टूडेंट्स हम रख रहे हैं टेम्परेचर, स्मॉल टी, मतलब जो टेम्परेचर है उसका यूनिट है बच्चों डिग्री सेल्सियस। एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। बच्चों वाई एक्सिस पे हम लोग वॉल्यूम कंसीडर करेंगे, ओरिजिन बच्चों 0,0, ठीक है। बच्चों आप इस पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं क्या, ठीक है। सो मुझे बताइए स्टूडेंट्स, जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे सो क्या वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा? बिल्कुल बच्चों, हम टेम्परेचर डिक्रीज करते जाएंगे, वॉल्यूम डिक्रीज होता रहेगा। अब आप इस पर्टिकुलर ग्राफ में बच्चों यहां पहुंच गए, चेक करिए, दिस पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस। बच्चों इफ अ पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0 होता है। मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए जो एक्स कोऑर्डिनेट है, जो टेम्परेचर है वो 0 है। अच्छा 0 मतलब 0 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन? 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इज इन डिग्री सेल्सियस बेटा। सो this much बच्चों is the volume occupied by the gas at 0 degree Celsius. The main thing is यहाँ पे वॉल्यूम 0 हुआ नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट्स आप फर्दर टेम्परेचर को डिक्रीज करिए ना, मतलब -10 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस, -30 डिग्री सेल्सियस, -100 डिग्री सेल्सियस, सो वॉल्यूम भी तो डिक्रीज होता रहेगा, सही है बच्चों। आप टेम्परेचर डिक्रीज करते रहिए करते रहिए करते रहिए, जो वॉल्यूम है वो भी डिक्रीज होता ही रहेगा। बच्चों चेक दिस पॉइंट प्लीज, बच्चों इस पॉइंट को देखो, क्या मैं ऐसा कहूं दिस पर्टिकुलर पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस? इफ अ पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस बच्चों उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0 होगा। उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा बच्चों? 0, मतलब जो वॉल्यूम है वो 0 है, दैट्स इट। आपने 0 वॉल्यूम अचीव कर लिया एंड बच्चों डेफिनेटली वॉल्यूम यहाँ 0 हुआ है ना, राइट? तो बच्चों डेफिनेटली द टेम्परेचर हैज टू बी माइनस ऑफ 273.15 डिग्री सेल्सियस। ओके, समझा बच्चों आपको ये एंटायर डिस्कशन विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू चार्ल्स लॉ। ओके, इसके बाद बच्चों हमारे पास है आपके लिए गै-लुसाक्स लॉ। चलिए फिनिश कर लीजिए। मैक्सिमम आई एम गिविंग यू 1 मिनट, रेडी हो जाइए थर्ड गैस लॉ के लिए बच्चों। ओके बच्चों, ठीक है, डन विथ राइटिंग।
ओके, लुक्स फाइन। अच्छा, अब स्टूडेंट्स जो थर्ड गैस लॉ है हमारे पास, क्या नाम है उसका बच्चों? उसे हम लोग कह रहे हैं गे-लुसाक्स लॉ। थर्ड गैस लॉ हमारे लिए जिसका नाम है गे-लुसाक्स लॉ। अच्छा, अब इसमें क्या करना है बच्चों? रिसेंटली हमने जब चार्ल्स लॉ पढ़ा था तो हमने बच्चों वॉल्यूम को एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ रिलेट किया, एंड हाँ, द रिलेशन इज डायरेक्ट, यू नो दैट राइट। अब बच्चों गे-लुसाक्स लॉ में हमें क्या करना है? हमें प्रेशर को एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ रिलेट करना है, एंड बच्चों एज पर गे-लुसाक्स लॉ हम ऐसा कहते हैं दैट द प्रेशर exerted by an ideal gas is directly proportional to absolute temperature provided हमने वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखा है। तो मैं लिखना चाहूंगा बच्चों एट द रेट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ऑब्वियस है बच्चों ये P is directly proportional to T when volume and number of moles are kept constant। अच्छा, मैं आपको आगे सॉल्व करके दिखा देता हूं बच्चों। You get P divided by T is a constant, is that fine students? बच्चों जब दो टर्म्स का रिलेशन डायरेक्ट होता है मतलब उनका जो डिवीजन होता है वो कांस्टेंट होता है। P डिवाइड बाई T इज अ कांस्टेंट, बराबर है। तो बच्चों आप दो अलग अलग कंडीशंस के लिए ऐसा रेशियो लिख सकते थे ना, कैसे बच्चों? फर्स्ट कंडीशन के लिए P1 डिवाइड बाई T1, एंड फॉर सेकेंड कंडीशन बच्चों P2 डिवाइडेड बाई T2। कहने का मतलब समझे बच्चों आप लोग? P1 divided by T1 is equals to P2 divided by T2। This is as per गे-लुसाक्स लॉ बच्चों। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आपने नोटिस किया कि नहीं, यहाँ पे भी मैंने कैपिटल T लिखा है, मतलब जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में नहीं केल्विन में है। एंड इसका ये मतलब हुआ बच्चों, जैसा रिसेंटली हमने वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का स्टोरी आपको बताया था अंडर द हेडिंग चार्ल्स लॉ, वैसा ही स्टोरी बच्चों आपको अपने गे-लुसाक्स लॉ में प्रेशर एंड टेम्परेचर के लिए कंसीडर करना है। सिर्फ आपको बच्चों जो कैरेक्टर है उसे चेंज कर देना है, स्क्रिप्ट वही रहेगा, स्क्रिप्ट सेम रखना है, कैरेक्टर को चेंज कर देना है। लास्ट टाइम बच्चों जो कैरेक्टर था तो वो वॉल्यूम था, इस बार जो कैरेक्टर है वो है प्रेशर। तो बच्चों फर्स्ट ग्राफ बताइए पारस सर को, प्रेशर वर्सेस एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बच्चों प्रेशर एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है, सो ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, नेक्स्ट ग्राफ बच्चों सेकेंड ग्राफ, वाई एक्सिस पे प्रेशर, एक्स एक्सिस के ऊपर 1 अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बच्चों प्रेशर एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है, मतलब जो प्रेशर है वो 1 अपॉन टेम्परेचर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। तो बच्चों ये पर्टिकुलर बिहेवियर कैसा दिखेगा आपको? इट विल बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बच्चों, इट विल बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके बच्चों, थर्ड ग्राफ देखते हैं बच्चों। इसमें y एक्सिस पे हम रखेंगे प्रेशर डिवाइड बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर, x एक्सिस पे बच्चों हम रखेंगे आइदर प्रेशर और एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बच्चा लोग प्रेशर डिवाइड बाय टेम्परेचर इज अ कांस्टेंट, सो ओवर हियर ये ग्राफ में जो y कोऑर्डिनेट है उसे कांस्टेंट रखना है, दैट्स व्हाई आई हैव टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन बच्चों which is parallel to x axis। बच्चों स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू x axis, मतलब जो y कोऑर्डिनेट है वो कांस्टेंट है, जो प्रेशर अपॉन टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। इज दैट फाइन बच्चों? आप प्रेशर चेंज करो, आप टेम्परेचर चेंज करो, नो प्रॉब्लम, बट जो रेशियो है ना बच्चों प्रेशर डिवाइड बाय टी का, इट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट एज पर गे-लुसाक्स लॉ। समझा बच्चों आपको मैं क्या स्टेटमेंट दे रहा था? वो हमें स्क्रिप्ट वही रखना है, हमें कैरेक्टर बदल देना है। चार्ल्स लॉ में जहां पे भी हमने वॉल्यूम v लिया है, हमारे गे-लुसाक्स लॉ में बच्चों वहां पे हमें प्रेशर कंसीडर करना होगा। ठीक है बच्चों? ओके, सो ये फॉर्मूला वगैरह भी सब कुछ सेव रहेगा।
आप यहाँ पे लिख देना बच्चों PT इज इक्वल्स टू P0 द होल इंटू 1 प्लस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय बच्चों 273.15। स्मॉल टी बच्चों टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस है, P0 प्रेशर एक्सर्टेड एट 0 डिग्री सेल्सियस, PT प्रेशर एक्सर्टेड एट T डिग्री सेल्सियस। बच्चों हम जब टेम्परेचर को डिक्रीज करते रहेंगे सो साइमल्टेनियसली जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस है वो भी तो डिक्रीज होता रहेगा। हमें एक ऐसा टेम्परेचर ढूंढना है जब गैस का प्रेशर एक्सर्टेड जीरो हो जाए। तो बच्चों फाइनल प्रेशर को जीरो ले लीजिए। दिस इज इक्वल्स टू P0 द होल इनटू 1 प्लस टी डिवाइडेड बाय 273.15। बच्चों पूरा सिंप्लीफिकेशन एग्जैक्टली सेम। आपको टेम्परेचर मिलेगा -273.15 डिग्री सेल्सियस दैट इज 0 केल्विन। मतलब एट 0 केल्विन यानी एट -273.15 डिग्री सेल्सियस बच्चों जो प्रेशर गैस एक्सर्ट कर रहा था वो हो जाएगा जीरो। बच्चों ये सब स्पेशलिटी तो टेम्परेचर के बारे में थी ना, इसको वापस से हम थोड़ी यहाँ डिस्कशन करेंगे। टेम्परेचर के बारे में स्पेशल समझाना बेटा आपको क्या था, 0 केल्विन -273.15 डिग्री सेल्सियस, इसे क्या टेम्परेचर कहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर। एट दिस टेम्परेचर मॉलिक्यूल बिल्कुल अपना मोशन नहीं करेंगे, एट दिस टेम्परेचर सिस्टम का इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और एक बार बता दिया मैंने आपको, ठीक है। बट वैसे भी ये तो बच्चों टेम्परेचर के बारे में स्पेशल पॉइंट था, यानी ये 0 केल्विन -273.15 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चों यहाँ पर हमें मेन फोकस देना है ऑन दिस पर्टिकुलर ग्राफ। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप क्या करिएगा, ऑन वाई एक्सिस बच्चों, ऑन वाई एक्सिस आप लोग रखिएगा प्रेशर एंड एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर। अभी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो हमने यहाँ पे भी किया था। नहीं बच्चों, यहाँ कैपिटल टी है, मैं लिख दूँ आपके लिए। यहाँ जो टेम्परेचर है ना बच्चा वो केल्विन में है कैपिटल के, एंड यहाँ जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में है। सो स्टूडेंट्स एज पर दिस पर्टिकुलर ग्राफ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट समवेयर ओवर हियर। हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते जाएंगे साइमल्टेनियसली जो गैस प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो भी डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। और फिर बच्चों एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आपको ऐसा मिलेगा जहां पे गैस इतना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और बच्चों ये टेम्परेचर कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये बात कंफर्म्ड है एट 0 डिग्री सेल्सियस बच्चों प्रेशर जीरो नहीं हुआ, मतलब आपको फर्दर टेम्परेचर को डिक्रीज करते रहना है, तो बच्चों जो प्रेशर है वो भी तो डिक्रीज होता रहेगा। एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट बेटा समवेयर ओवर हियर the point lies on x axis, मतलब y coordinate is 0, pressure is 0। तो बच्चों प्रेशर 0 हुआ मतलब डिग्री सेल्सियस में ये टेम्परेचर कंपलसरी कितना होना चाहिए, यस इट हैज टू बी कंपलसरी बच्चों -273.15 डिग्री सेल्सियस। ओके बच्चों, चलिए इसे फिनिश कर लीजिए। दैट सिंपली मीन्स बच्चों अगर आपको चार्ल्स लॉ समझ चुका था तो मुझे नहीं लगता कि गेल-लुसाक्स लॉ आपके लिए बिल्कुल भी टफ है, ठीक है। चलिए फिनिश करिए बच्चों, 1 मिनट देता हूं मैं आपको जल्दी से। हो रहा है बच्चों ठीक तरीके से।
ओके, चलिए इरेज कर लेते हैं बच्चों V। Okay, what next बच्चों? You know the plan. Tell me. Fourth gas law बच्चों, Avogadro's law. Students, as per Avogadro's law हम ऐसा कहते हैं that equal volume of all the gases under identical conditions of temperature and pressure occupy equal number of molecules. Yes बच्चों, equal volume of all the gases under identical conditions of temperature and pressure occupy equal number of molecules. बच्चों, इसी को बहुत बार सिंप्लीफाइड वर्जन में ऐसा कहा जाता है that 1 mole of a gas contains 6.022 into 10 raised to 23 molecules. किसी भी गैस के साथ बच्चों किसी भी टाइप का पार्शियलिटी नहीं होगा, इसलिए मैंने क्लियरली बोला फॉर ऑल द गैसेस, राइट बच्चा लोग। 1 मोल ऑफ अ गैस कंटेन्स कंपल्सरी 6.022 into 10 raised to 23 molecules. एंड बच्चों इसी नंबर को तो आगे जाके एवोगैड्रोस नंबर का नाम दिया गया। एवोगैड्रोस नंबर बच्चों जिसको हम लोग यूजुअली Na से डिनोट करते हैं, एवोगैड्रोस नंबर Na बच्चों 6.022 into 10 raised to 23 पर मोल बच्चों, पर मोल पे ध्यान दीजिए। और लॉजिकल भी है ना बेटा, 1 mole of a gas will contain these many molecules, so Na has to be equals to 6.022 into 10 raised to 23 per mole. By the way, ये तो हो गई कॉन्सेप्ट की बात। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्मेट में एवोगैड्रोस लॉ को कैसे लिखेंगे? स्टूडेंट्स, फॉर एवोगैड्रोस लॉ हम मैथमेटिकली लिखते हैं V is directly proportional to M। मतलब जो गैस का वॉल्यूम होता है ना बच्चों, वो उसके नंबर ऑफ मोल्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लॉजिकल है बच्चों। 1 मोल विल कंटेन दीज मेनी मॉलिक्यूल्स, 2 मोल्स 2 टाइम्स, 3 मोल 3 टाइम्स, 10 मोल्स 10 टाइम्स करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली बच्चों वॉल्यूम भी तो बढ़ेगा ना गैस का। हाँ, इस समय स्टूडेंट्स आप लोग प्रेशर एंड टेम्परेचर को कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हो बच्चों। एट द रेट मैं क्लियरली लिख देता हूँ constant temperature and pressure. So when temperature and number of moles are kept constant बच्चों, गैस का जो वॉल्यूम होगा वो नंबर ऑफ मोल्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, V डिवाइड बाय N विल रिमेन कांस्टेंट। दो नंबर का रिलेशन डायरेक्ट है बच्चों, मतलब उनका जो डिवीजन है वो कांस्टेंट होगा ना। दैट मीन स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं V1 डिवाइड बाय N1 फॉर फर्स्ट कंडीशन एंड V2 डिवाइड बाय N2 फॉर सेकेंड कंडीशन
has to be same बच्चों. V1 upon N1 is equals to V2 upon N2. Now what about the graph बच्चों? Y-axis, X-axis. Y-axis पे वॉल्यूम, X-axis पे नंबर ऑफ मोल्स यानी स्मॉल n. This has to be origin बच्चों 0,0. ठीक है. दूसरा ग्राफ चेक करिए बच्चों. y एक्सिस पे वॉल्यूम रखिएगा बच्चों एंड x एक्सिस पे आप लोग 1 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स रखना. दिस हैज टू बी ओरिजिन. थर्ड ग्राफ बच्चों आप ऐसे ड्रॉ करिएगा. ऑन y एक्सिस यू आर कीपिंग वॉल्यूम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स. ऑन x एक्सिस यू कैन आइदर कीप वॉल्यूम और यू कैन कीप बच्चों नंबर ऑफ मोल्स. हाँ ऑब्वियसली ओरिजिन बेटा 0,0. चलिए ग्राफ ड्रॉ करना है बच्चों. एक एक करके स्टार्ट करते हैं. वॉल्यूम एंड दिस इज नंबर ऑफ मोल्स. दिस हैज टू बी बच्चों ओरिजिन 0,0. बताइए जरा बच्चों कैसा ग्राफ दिखेगा. v एंड n जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है ना बच्चों. दैट मीन्स y कोऑर्डिनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x कोऑर्डिनेट. ये उसी की तरह है. सो बिहेवियर हैज टू बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. नेक्स्ट ग्राफ बच्चों वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. मतलब बच्चों वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिप्रोकल ऑफ नंबर ऑफ मोल्स. राइट. सो ये पर्टिकुलर बिहेवियर होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ठीक है. ये चेक करिए बच्चों. y एक्सिस पे वॉल्यूम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स बच्चों. y एक्सिस पे क्या है आपके पास वॉल्यूम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स. x एक्सिस पे क्या है बच्चों या तो वॉल्यूम है या फिर नंबर ऑफ मोल्स है. तो बताइए बच्चों ग्राफ कैसा होगा. इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू x एक्सिस बच्चों. मतलब y कोऑर्डिनेट इज कांस्टेंट बच्चों. वॉल्यूम अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इज कांस्टेंट. ठीक है बच्चों. वॉल्यूम अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इज कांस्टेंट. तीनों ग्राफ क्लियर हुए. एवोगाड्रोस लॉ समझा आपको. एवोगाड्रोस नंबर किस तरीके से फ्रेम किया मैंने. ठीक है. चलिए आई विल गिव यू 1 मिनट बच्चों. जल्दी से फिनिश करिए. एंड ये 1 मिनट मैक्सिमम है बच्चों क्योंकि इसमें तो इतना ज्यादा कुछ था नहीं. ठीक है. अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. यस दैट्स ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन बच्चों. मैक्सिमम 1 मिनट कहा मैंने है आपके पास बच्चों. इरेज कर सकते हैं बच्चों. टेल मी. ओके. स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ वन. राइट. ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. डिफ्यूजन बच्चों. Graham's law of diffusion. Students, when two gases at same pressure and temperature are allowed to diffuse into each other, then the rate of diffusion of each gas यानी small r
is inversely proportional to the square root of the density of the gas. Okay, now students, instead of saying R यानी rate of diffusion is inversely proportional to the square root of the density of the gas, हम ऐसा भी कह सकते थे that the rate of diffusion of the gas यानी small r is inversely proportional to the square root of the molar mass. बच्चों, rate of diffusion R यानी small r is inversely proportional to the square root of the molar mass. हालांकि कुछ टीचर्स ये म्यू को मोलार मास नहीं मॉलिक्यूलर वेट भी कहते हैं, बट आपको समझना है बच्चों, ये वही म्यू की मैं बात कर रहा हूँ जो हाइड्रोजन के लिए 2 होता है, हीलियम के लिए 4 होता है, नाइट्रोजन के लिए 28 होता है, ऑक्सीजन के लिए 32 होता है. आगे जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा मैं आपको बताता रहूंगा. ठीक है, बट फिलहाल बच्चों आपको ये ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ठीक तरीके से समझा, राइट? नाउ फॉर दोज हु डोंट नो व्हाट इज रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो उनके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे अलग से डिस्कशन करवाना चाहेंगे उन बच्चों के लिए. स्टूडेंट्स, रेट ऑफ डिफ्यूजन हम लोग जिसे यहाँ स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं, इसका एक्चुअल मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ अ गैस getting diffused per second. Volume of a gas which is getting diffused per second, मतलब वॉल्यूम ऑफ अ गैस जो डिफ्यूज हो रहा है डिवाइड बाय टाइम कर लोगे तो आपको मिल जाएगा रेट ऑफ डिफ्यूजन. एंड वही तो है बच्चों, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द गैस, and the same rate of diffusion is inversely proportional to the square root of the molar mass of the gas. ठीक है बच्चों, एक काम कर लेते हैं, हम आपको एक एग्जांपल दे देते हैं बच्चों. Let's say we want to concentrate on these two gases H2 and O2. Hydrogen and oxygen both are diatomic gas बच्चों, right? Students, फॉर हाइड्रोजन एंड फॉर ऑक्सीजन दोनों अलग अलग गैसेस है, मतलब दोनों का अलग अलग मोलार मास होगा, मतलब दोनों का अलग अलग रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा, राइट? तो आप ऐसे लिख सकते हो स्टूडेंट्स, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय rate of diffusion of oxygen is equals to बच्चों square root of molar mass of oxygen divided by molar mass of hydrogen. रिलेशन इनवर्स है बच्चों, लेफ्ट में अगर हाइड्रोजन अपॉन ऑक्सीजन होगा तो राइट में बच्चों उल्टा ऑक्सीजन अपॉन हाइड्रोजन. बच्चों एक काम करिए ना, आप ऑक्सीजन का मुझे मोलार मास बताइए 32, आप मुझे हाइड्रोजन का H2 का मोलार मास बताइए 2. सो टोटल हो जाएगा स्टूडेंट स्क्वायर रूट ऑफ 16, दैट विल गिव यू 4. मतलब बच्चों रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 4:1 और यू से 4/1. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ बच्चों दैट ऑक्सीजन के कंपैरिजन में जो हाइड्रोजन गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो 4 टाइम्स होगा बच्चों, 4 गुना. So the rate of diffusion of hydrogen will be 4 times as compared to the rate of diffusion of oxygen. ठीक है बच्चों, चलिए जल्दी से इसे फिनिश करिए. ये हमने आपको सिनॉप्सिस दिया रिलेटेड टू ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन.
ठीक है बच्चों, ओके। So the next gas law बच्चों for you is Dalton's law, sixth gas law, right बच्चों? Dalton's law of partial pressures. Dalton's law of partial pressures. So, students, over here we have to consider n number of ideal gases. Now it can be 2, 3, 4, 5, any number, right? So in general हम ऐसा बोलेंगे बेटा, over here we have to consider n number of ideal gases. I am starting with this बच्चों. Ideal gas number 1, then ideal gas number 2, then ideal gas number 3, and then story आगे बढ़ता रहेगा बच्चों. It may be more than 3 also, right? But in general फिलहाल मैं आपको जो कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ कुछ वैल्यूज को कंसिडर करके, उसके लिए आई थिंक 3 शुड बी फाइन. आइडियल गैस नंबर 1, 3 शुड बी फाइन. ओके बच्चों, आइडियल गैस नंबर 1, आइडियल गैस नंबर 2, आइडियल गैस नंबर 3. बट ये जो डाल्टन्स लॉ फॉर पार्शियल प्रेशर है बच्चों, दिस इज वैलिड फॉर n नंबर ऑफ आइडियल गैसेस मिक्स्ड टुगेदर. n नंबर, अब वो 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6, कितने भी हो सकते हैं. मैं यहाँ आपको 3 का एग्जांपल दे रहा हूँ. स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट आइडियल गैस है, वो फर्स्ट आइडियल गैस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, वो वॉल्यूम है बच्चों V. ठीक. सेकेंड आइडियल गैस इज ऑक्यूपाइंग सेम वॉल्यूम V. थर्ड आइडियल गैस ऑल्सो ऑक्यूपाइंग सेम वॉल्यूम V. बच्चों, तो तीनों जो आइडियल गैसेस हमने कंसीडर किए हैं, वो तीनों सेम वॉल्यूम V ऑक्यूपाई कर रहे हैं. बच्चों, और एक बात अभी क्लियर हो जाए, मैंने क्लियरली कहा आइडियल गैस मतलब ये नॉन रिएक्टिव ही होंगे. बट फिर भी आपको अगर अलग से याद रखना है तो आप याद रख सकते हो. इफ यू आर कंसिडरिंग नॉन रिएक्टिव आइडियल गैसेस, तो ही आप ये कॉन्सेप्ट आगे बढ़ा सकते हो, नॉन रिएक्टिव आइडियल गैसेस. ठीक है बच्चों, तीनों का वॉल्यूम तो सेम है ना, वी वी वी. अच्छा, अब इसके बाद बच्चों तीनों का टेम्परेचर भी मैं रेफरेंस के लिए टी ले लूं, सेम टी टी टी. मतलब तीनों आइडियल गैसेस बच्चों सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं वी, एंड तीनों आइडियल गैसेस का बच्चों टेम्परेचर भी सेम है, वो मैं टी कंसीडर कर रहा हूँ. ठीक है. सो फर्स्ट आइडियल गैस बच्चों जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, मैं उसे P1 कंसीडर करूंगा. सेकेंड आइडियल गैस इज एक्सर्टिंग प्रेशर P2. थर्ड आइडियल गैस इज एक्सर्टिंग प्रेशर P3. ठीक है बच्चों. सो इफ फर्स्ट आइडियल गैस इज केप्ट अलोन, वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा बच्चों, P1. देन सेकेंड आइडियल गैस इज केप्ट अलोन, वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, P2. देन थर्ड आइडियल गैस इज केप्ट अलोन, वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, P3. नाउ स्टूडेंट्स, एज पर डाल्टन्स लॉ, जब आप ये तीनों आइडियल गैसेस को मिक्स करने वाले हो बच्चों, आप ये तीनों आइडियल गैसेस को मिक्स करने वाले, तो तीनों मिलके जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ना, वो होगा P1 प्लस P2 प्लस P3. एक काम कर दे बच्चों, हम ये आपको दिखा देते हैं. हमने तीनों आइडियल गैसेस को मिक्स कर दिया, बट बच्चों रूल इज वो जो मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस है ना, वो भी कंपलसरी सेम वॉल्यूम V ऑक्यूपाई करना चाहिए, एंड उसका टेम्परेचर भी बच्चों कंपलसरी T होना चाहिए. तो बच्चों वॉल्यूम सबके लिए सेम कंसीडर करना है, टेम्परेचर भी सबके लिए सेम कंसीडर करना है. देन वी कैन से the total pressure, let's say P, which is exerted by mixture of ideal gases, is equal to the sum of their individual pressures, is equal to the sum of their partial pressures.
कहने का मतलब समझे बच्चों, ये जो आप P देख रहे हो ना, P, ये P होने वाला है इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5, यानी प्लस करके बच्चों डॉटेड 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 डॉटेड। ठीक है बच्चों, द टोटल प्रेशर exerted by a mixture of ideal gases is equals to the algebraic sum of their partial pressures, that is individual pressure. And obviously बच्चों जो gases है वो non reactive होने चाहिए, right? So P is equals to P1 plus P2 plus P3 plus dotted 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 dotted। बच्चों यहाँ हम asterisk लिख देना चाहते हैं। asterisk का मतलब समझे बेटा, conditions apply। ये फॉर्मूला यूज करते समय आपने देखा बेटा, सभी का वॉल्यूम थ्रू आउट सेम, सबके लिए टेम्परेचर भी थ्रू आउट सेम रहना चाहिए। ठीक है, अब रही बात इसके प्रूफ की, तो बच्चों इसको प्रूफ आप कैसे करोगे? इसको प्रूफ करने के लिए स्टूडेंट्स आपको यूज करना पड़ेगा आइडियल गैस इक्वेशन। तो जो बच्चों ने पहले से आइडियल गैस इक्वेशन देखा हुआ है उनको यहाँ पे प्रूफ में ध्यान रखना है। ठीक है, जो बच्चों ने बाय चांस पहले आइडियल गैस इक्वेशन नहीं देखा है वो बच्चे ये प्रूफ को पहले आइडियल गैस इक्वेशन एक बार देख ले फिर समझना। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने आइडियल गैस इक्वेशन अब तक देख लिया है। आई एम टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। बच्चों साइड में लिख दूं मैं नोट करके आपके लिए, वैसे आज ही के सेशन में मैं ही आपको डिराइव करके देने वाला हूँ पूरा स्टेप वाइज, लेकिन जिन्होंने पहले से देखा हुआ है उनके लिए क्यों ना मैं आपको प्रूफ करवा दूं, है ना बच्चों। सो एज पर आइडियल गैस इक्वेशन स्टूडेंट्स पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है। P फॉर प्रेशर बच्चों, V फॉर वॉल्यूम, कैपिटल T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, कैपिटल R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, स्मॉल n होता है बच्चों नंबर ऑफ मोल्स। इज दैट फाइन बच्चों? PV इज इक्वल्स टू एनआरटी, ठीक है। प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बच्चों, आइडियल गैस इक्वेशन आपका PV इज इक्वल्स टू एनआरटी, PV इज इक्वल्स टू एनआरटी। ठीक है, सो स्टूडेंट्स क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि फर्स्ट आइडियल गैस के जो नंबर ऑफ मोल्स थे वो थे N1। फॉर सेकेंड आइडियल गैस बच्चों जो नंबर ऑफ मोल्स थे वो थे N2। फॉर थर्ड आइडियल गैस बच्चों जो नंबर ऑफ मोल्स थे वो थे N3। बट ये तो सिर्फ एक एग्जांपल था, हम लोग यहाँ प्रूफ कर रहे हैं, इन जनरल बातें हो रही है बेटा, है कि नहीं? तो ऑब्वियसली तीन नहीं, हमें इन जनरल लिखना है, तो बच्चों आगे मैं लिख देता हूँ डॉटेड 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 डॉटेड। समझे बेटा? द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, फाइनली जो n है बेटा, टोटल जो मिक्सचर आपको मिलेगा, मिक्सचर इन तीनों का या फिर इतने सारे आइडियल गैसेस का मिक्सचर, उसका जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होगा बच्चों, जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होगा वो होगा n। सो n इज इक्वल्स टू बच्चों n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस करते हुए आप लिख सकते हो बच्चों डॉटेड 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 डॉटेड। सो n इज इक्वल्स टू n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस डॉटेड 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 डॉटेड। ठीक है बच्चों, आप एक काम कर लीजिए स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर क्यों ना आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर ले, PV इज इक्वल्स टू एनआरटी। मतलब बच्चों जहाँ पे n है, मतलब जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है, आप लिख सकते हो PV डिवाइड बाय RT। बच्चों PV डिवाइड बाय RT, N1 से स्टार्ट करें बेटा, PV डिवाइड बाय RT प्लस N2 बच्चों PV डिवाइड बाय RT प्लस N3 बच्चों PV डिवाइडेड बाय RT प्लस डॉटेड 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 डॉटेड। लेफ्ट हैंड साइड बच्चों N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द मिक्सचर यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इसे हम लिख सकते हैं बच्चों PV डिवाइड बाय RT। यहाँ तक ठीक है बच्चों? अब मैं सभी गैसेस को देखते हुए फिजिकल क्वांटिटीज लिखने जा रहा हूँ बच्चों। फर्स्ट आइडियल गैस का जो प्रेशर है वो P1 है ना, सेकेंड आइडियल गैस का प्रेशर P2, थर्ड आइडियल गैस का प्रेशर P3, फोर्थ आइडियल गैस होता तो प्रेशर P4 एंड सो ऑन बच्चों। एंड जो मिक्सचर का बच्चों टोटल प्रेशर है वो है P। What about वॉल्यूम? वो तो थ्रू आउट सेम है। What about एब्सोल्यूट टेम्परेचर? थ्रू आउट सेम है बच्चों। एंड कैपिटल आर इज
यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वो तो बच्चों वैसे ही सेम है, यानी वैसे ही कांस्टेंट है, ठीक है। तो बच्चों एक काम कर देते हैं, हम थ्रू आउट जो कॉमन टर्म्स है उसे कैंसिल कर देते हैं। सो वी गेट पी आर टी थ्रू आउट कैंसिल, वी थ्रू आउट कैंसिल, बच्चों वी गेट पी इज इक्वल्स टू P1 plus P2 plus P3 plus P4 plus P5 plus बच्चों डॉटेड 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 डॉटेड। चलिए बच्चों, पूरा मैंने आपको स्टोरी बता दिया, फॉर्मूला बता दिया डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का, कंडीशंस अप्लाइड होगा तो ही हम उसे यूज कर सकते हैं। कुछ रेस्ट्रिक्शन है ना बच्चों, वॉल्यूम थ्रू आउट सेम रहना चाहिए, टेम्परेचर थ्रू आउट सेम रहना चाहिए, है कि नहीं बच्चों। एंड इसी बात से बेटा मैंने आपको प्रूफ भी बता दिया, सो दैट आपको क्लियरली समझे, जब वॉल्यूम थ्रू आउट सेम होगा, टेम्परेचर थ्रू आउट सेम होगा, कंपल्सरी है बच्चों, then only we can go for Dalton's law का एप्लीकेशन बच्चों। ठीक है, चलिए इसे फिनिश करिए बच्चों। आई विल लाइक टू गिव यू 1 मिनट मैक्सिमम, ओके। चलिए ओके बच्चों, आई एम रेजिंग नाउ बच्चा लोग। सो बच्चों, हमने टोटल आई थिंक 6 गैस लॉ सिनॉप्सिस में लिख लिया अच्छे से। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, ये लुसाक लॉ, अगर अच्छा हाँ वही सीक्वेंस में बोलना पड़े आपके लिए तो ठीक है, आपके लिए अच्छा रहेगा। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे लुसाक्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, डेल्टन्स लॉ फॉर पार्शियल प्रेशर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमें पहुंचना है राइट नाउ अप टू आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमें काम कर सकते हैं हम लोग, स्टार्टिंग के जो लॉस हमने आपको बताए थे ना, आई थिंक बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, उसी से हम काम चला सकते हैं। बट एक काम करेंगे और हम बेहतर तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, तो हम 2 नहीं हम 3 गैस लॉ यूज कर लेंगे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ बच्चों। सो राइट नाउ ब्लैक ले लेते हैं। राइट नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू यूज बॉयल्स लॉ, Charles law, Avogadro's law all together using BCA बच्चों, Boyle's law, Charles law, Avogadro's law, alright। बच्चों मुझे बताइए Boyle's law में हमने आपको क्या बताया, V is inversely proportional to P under certain restriction। Then Charles law, V is directly proportional to capital T, obviously again certain restrictions होंगे तभी। And then Avogadro's law students, V is directly proportional to small n यानी नंबर ऑफ मोल्स अंडर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। सो हमने स्टूडेंट जब ये तीनों को एक साथ क्लब किया, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, तो हमें मिला V इज प्रोपोर्शनल टू NT बाई P बच्चों, ठीक है। हमें क्या मिला बच्चों, V इज प्रोपोर्शनल टू NT बाई P। चलिए आगे सॉल्व करेंगे बच्चों। सो वी गेट V इज इक्वल्स टू R एन टी डिवाइडेड बाई P। चलिए इसे रीअरेंज कर लेते हैं बच्चों। सो वी गेट PV इज इक्वल्स टू NRT। स्टूडेंट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज वेरी फेमस, इसे कहा जाता है आइडियल गैस इक्वेशन, है ना बच्चों।
ideal gas equation, PV is equals to nRT. PV is equals to nRT. P for pressure, V for volume, capital T capital T बच्चों absolute temperature, small n number of moles, capital R universal gas constant. स्टूडेंट्स एक ऐसा गैस जो हर एक कंडीशन पे यानी हर एक प्रेशर पे हर एक टेम्परेचर पे एक ऐसा गैस जो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हमेशा ओबे करता है, वैसे गैस को ही तो हम कहते हैं बच्चों आइडियल गैस। आइडियल गैस हम जानते हैं बच्चों हमारे आसपास जो गैसेस होते हैं वो आइडियल नहीं, वो रियल होते हैं, लेकिन इसके ऊपर का डिस्कशन हमें इसके बाद वाले सेशन में करना है। बट आज के सेशन में तो बच्चों हम आइडियल गैस इक्वेशन पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि नहीं बच्चों। एज पर स्टूडेंट्स आइडियल गैस इक्वेशन PV is equals to nRT, PV is equals to nRT, PV is equals to nRT, and a gas that obeys ideal gas equation under all the conditions of temperature and pressure is called as बच्चों ideal gas। समझेगा बच्चों? ओके स्टूडेंट्स, ये जो आप आइडियल गैस इक्वेशन देख रहे हो इसमें जो आप लोगों को बच्चों कैपिटल R दिख रहा है उसे हमने क्लियरली नाम दिया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। स्टूडेंट्स उसका खुद का सिंप्लीफाइड फॉर्मूला दे दूं मैं आपको, Na मल्टीप्लाइड बाय Kb। बच्चों कैपिटल R यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज इक्वल्स टू Na इंटू Kb। बच्चों Na इज एवोगाड्रोस नंबर, Kb denotes Boltzmann constant and capital R is universal gas constant। ठीक है बच्चों। बच्चों Na जो एवोगाड्रोस नंबर है उसका वैल्यू होता है 6.022 into 10 raised to 23 per mole। Is that fine with you? Na बच्चों एवोगाड्रोस नंबर 6.022 into 10 raised to 23 per mole, and then we have Kb। बच्चों Kb का नाम याद है ना आपको, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इट्स वैल्यू इज बच्चा लोग 1.38 into 10 raised to minus 23 जूल पर केल्विन। So what about R? What about universal gas constant? बच्चों कैपिटल R को हम कहते हैं 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। वैसे तो बच्चों यूजुअली हम थ्योरी लेक्चर में कहते हैं कैपिटल R का वैल्यू होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, बट यहाँ हम हमारे कंपेटिटिव एग्जामिनेशन के लेक्चर में तो आई डोंट थिंक सो इतना अप्रोक्सीमेशन हम नहीं कर सकते। ठीक है, इतना अप्रोक्सीमेशन तो बच्चों हम कर ही सकते हैं। सो आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज 8.31, अप्रोक्सीमेटली इतना चलेगा बच्चों, जूल पर मोल पर केल्विन, दैट इज इक्वल्स टू बच्चों 1.98 जूल विल बिकम कैलोरी बच्चों पर मोल पर केल्विन एज इट इज। ठीक है बच्चों। नाउ दिस इज इक्वल्स टू स्टूडेंट 0.08221 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। बच्चों ये R के कितने वैल्यू है, टेल मी? ओनली वन बच्चों, वैल्यू एक ही है बच्चों, नंबर तीन अलग अलग है क्योंकि आपने तीन अलग अलग यूनिट जो लिखे हैं बच्चों तो आपको तीन अलग अलग नंबर ही तो मिलेंगे बेटा, लेकिन अगर वैल्यू बोलोगे तो वैल्यू तो सिर्फ एक है बच्चों। ये जो हमने आपको वैल्यू बताया, दिस वैल्यूज आर वैलिड एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। सभी गैसेस के लिए बच्चों कैपिटल R का वैल्यू सेम रहता है, हेंस द नेम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बच्चों। ठीक है, कैपिटल R बेटा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, या फिर हम इसे कह सकते हैं बच्चों 1.98 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, दैट इज 0.08221 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। यहाँ तक ठीक है बच्चों? क्लियरली समझ पाया मैं क्या कहना चाह रहा था बच्चों आप लोगों से कैपिटल R के सिंप्लीफाइड फॉर्मूला के बारे में? कैपिटल R इज इक्वल्स टू Na इंटू Kb, एंड फिर तीनों का वैल्यू आपको समझना है और याद रखना है। ठीक है बच्चों। इसके बाद नंबर आता है बच्चों डिटेल्ड डिस्कशन का फॉर स्मॉल n। बच्चों
स्मॉल n का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स। बच्चों स्मॉल n मतलब नंबर ऑफ मोल्स, इसे हम लिखते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। बच्चों ठीक है, स्मॉल n बच्चों नंबर ऑफ मोल्स, इसे हम लिखते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, दैट इज इक्वल्स टू बच्चों मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलार मास, that is equals to बच्चों number of molecules into mass of one molecule of gas divided by molar mass। बच्चों म्यू मतलब मोलार मास, मैं आपको याद दिला दूं, बहुत बार इसे मॉलिक्यूलर वेट नाम भी दिया जाता है। इन केस यू नीड रेफरेंस, बिल्कुल मैं आपको रेफरेंस दे देता हूं बच्चों। फॉर H2 स्टूडेंट्स, फॉर हाइड्रोजन मोलार मास म्यू होता है 2, ठीक है। फॉर हीलियम बच्चों He मोलार मास होता है 4। फॉर नाइट्रोजन बच्चों N2 डायटोमिक मोलार मास 14 2s are 28 बच्चों। फॉर ऑक्सीजन O2 बच्चों डायटोमिक मोलार मास म्यू का वैल्यू होगा 16 2s are 32, है ना बच्चों। देन यू कैन टॉक अबाउट CO2 बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का 12, O2 का 32, टोटल 44 बच्चों, ठीक है। नाउ कैन यू टेल मी अबाउट O3 बच्चा लोग, ओजोन, यस ओजोन का मोलार मास ट्राइएटॉमिक ना बेटा 16 3s are 48 बच्चों। नेक्स्ट SO2 बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड, बता सकते हो मुझे मोलार मास कितना होगा, 64 होगा ना बच्चों। सल्फर का 32, O2 का 32, टोटल 64। क्लियर हुआ बच्चों आपको म्यू के बारे में ठीक तरीके से, यस। स्मॉल n से हमारा डिस्कशन स्टार्ट हुआ बच्चों। स्मॉल n मतलब नंबर ऑफ मोल्स, ये होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, दैट इज इक्वल्स टू बच्चों मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलार मास, दैट इज इक्वल्स टू बच्चों नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस डिवाइडेड बाय म्यू। म्यू का मतलब होगा बच्चों मोलार मास, ठीक है। एंड रेफरेंस के लिए मैंने आपको इतने एग्जाम्पल भी दे दिए, सफिशिएंट है ना बच्चों इतने एग्जाम्पल, यस ओके। सो स्टूडेंट्स हमने आई थिंक अच्छा खासा डिस्कशन किया बेस्ड अपॉन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब हम क्या करेंगे, हम लोग स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे बच्चों। स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट स्टूडेंट्स, इसको हम लोग स्मॉल r से डिनोट कर सकते हैं। स्मॉल r मतलब बच्चों स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट। अब सिर्फ एक ही प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बच्चों, आप इसे बाय मिस्टेक रेट ऑफ डिफ्यूजन ना समझ लेना, ठीक है बच्चों। ये जो स्मॉल r है बच्चों, इसे हम लोग कह रहे हैं स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट ओवर हियर। बच्चों एज द नेम सजेस्ट कैपिटल R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सभी गैसेस के लिए सेम वैल्यू, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सबके लिए कैपिटल R सेम है। लेकिन ये जो स्मॉल r की मैं बात कर रहा हूँ बेटा, ये गैस के लिए कांस्टेंट है बट ओनली फॉर अ स्पेसिफिक गैस। बच्चों मैं आपको फॉर्मूला दे देता हूँ, स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट स्मॉल r को बच्चों हम कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइड बाय मोलार मास। अब भले बच्चों सभी गैसेस का कैपिटल R सेम रहे, कांस्टेंट रहे, म्यू तो सबके लिए अलग अलग है ना, मोलार मास सबके लिए अलग अलग है बेटा। और म्यू तो बच्चों हर एक गैस का आइडेंटिटी है, तो अलग अलग गैसेस का बच्चों आपको अलग अलग म्यू का वैल्यू मिलेगा। एंड दैट इज द रीजन स्टूडेंट स्मॉल r विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। आई विल गिव यू एग्जांपल बच्चों। वी स्टार्ट विथ हाइड्रोजन बच्चों, ठीक है। फॉर H2 बच्चों हाइड्रोजन, कैन आई से स्मॉल r, यानी स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन विल बी कैपिटल R डिवाइड बाई 2, क्योंकि हाइड्रोजन का मोलार मास 2 होता है ना बच्चों, ठीक है। देन स्टूडेंट्स वी कैन थिंक अबाउट नाइट्रोजन। फॉर नाइट्रोजन बेटा N2 स्मॉल r होने वाला है R डिवाइड बाय 28, क्योंकि नाइट्रोजन का मोलार मास बच्चों 28 होता है, सफिशिएंट है। और शुड आई गिव यू वन मोर, एक आखिरी ले लेते हैं बच्चों। फॉर O2 फॉर ऑक्सीजन बेटा स्मॉल r का वैल्यू होता है R डिवाइडेड बाय 32,
क्योंकि बच्चों ऑक्सीजन का मोलार मास होगा 32। चेक कर लीजिए आप। हैव यू नोटिस वन थिंग केयरफुली बच्चों, सभी गैसेस के लिए कैपिटल आर सेम है। कैपिटल आर मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। बेटा कोई भी गैस हो ना, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सबका कैपिटल आर फिक्स 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। बट व्हेन इट कम्स टू स्मॉल आर बच्चों, स्मॉल आर इज अ कांस्टेंट बट ओनली फॉर अ पर्टिकुलर गैस, ओनली फॉर अ स्पेसिफिक गैस। जैसे बच्चों हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का स्मॉल आर हमेशा फिक्स्ड, कोई भी टेम्परेचर हो, कोई भी प्रेशर हो बेटा, कोई भी कंडीशन होने दो, हाइड्रोजन का स्मॉल आर फिक्स्ड है, वो होगा कैपिटल आर डिवाइड बाय 2, फिक्स फॉर हाइड्रोजन। बट ऑब्वियसली नाइट्रोजन के साथ ये वैल्यू मैच नहीं करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन गैस ही अलग हो गया बेटा, हाइड्रोजन अलग है, नाइट्रोजन अलग है। समझ रहे हो बच्चों क्या चल रहा है? ये स्मॉल आर का डिस्कशन। स्मॉल आर मतलब स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट फॉर अ गैस बट ओनली फॉर अ स्पेसिफिक गैस, ओनली फॉर अ पर्टिकुलर गैस। तो बच्चों स्मॉल आर फॉर हाइड्रोजन कैपिटल आर बाई 2, स्मॉल आर फॉर नाइट्रोजन कैपिटल आर बाई 28 एंड स्मॉल आर फॉर O2 बच्चों कैपिटल आर डिवाइड बाय 32। ओके, सो बच्चों अप टू दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आई थिंक हमने आज के इस पर्टिकुलर सेशन में आइडियल गैस इक्वेशन के ऊपर अच्छी तरीके से कॉन्सेंट्रेट किया। PV इज इक्वल्स टू nRT, रिलेटेड हमने टर्म्स जाने, रिलेटेड गैस लॉज हमने जाने, एंड इट वाज ऑब्वियसली अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर बच्चों। अब इसके बाद का जो हमारा सेशन होगा बच्चों, हमारे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सिनॉप्सिस का जो इसके बाद वाला लेक्चर होगा बच्चों, राइट, उसमें हम लोग रियल गैसेस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे बच्चों। रियल गैसेस मतलब we will be thinking about a real gas equation which is also called as van der Waals equation। van der Waals constant क्या होता है ये आप जब समझ जाते हो तो उसके बाद हम लोग गैस को लिक्विफाई कैसे करते हैं इसके ऊपर भी ध्यान देंगे बेटा। अंडर द हेडिंग क्रिटिकल कंडीशंस हम समझेंगे बच्चों, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, ये होगा बच्चों इसके बाद वाले सेशन में। ये सेशन हम यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस बच्चों। थैंक यू, बाय।